आइए, एडियाबेटिक प्रोसेस किसको इंडिकेट करता है? एडियाबेटिक प्रोसेस किसको इंडिकेट करता है ये बता दो। It's indicating which part? No transfer of no heat. transfer of heat. No transfer of heat. ठीक है। Isolated system. No exchange of energy and matter. Constant temperature. एकदम सबको ध्यान से देख लो। Isolated system means what happens? There is no, नहीं, constant temperature नहीं है बेटा, that is isothermal. That is isothermal, ठीक से। That is isothermal. आप जब पढ़ रहे हो इसको, तुरंत से इसके पास लगा दो, इसके पास लगा दीजिए, इसके पास isothermal का ये F यहाँ पर आ गया, दिख रहा है? और देखते जाओ, you keep staring. Isothermal का आपने F कर दिया। D. Isolated का अभी तक देख लीजिए। Isolated में क्या था? Neither exchange of, no exchange of thermoflans, Milton वाली thermoflans जो थी आपकी, D कर सकते हैं इसको। Path function, बेटा path function कौन है? Specific heat. पहले path function, Specific heat. specific heat, ठीक है, राइट? कह सकते हैं हम लोग। और देखते जाओ और देखते जाओ, then you will be able to answer. अब देखिए अच्छे से, इसके बारे में पाथ फंक्शंस में आपके कौन से आ गए? हीट आ गए, हीट। हाँ, अच्छा ये बताना है बेटा, स्पेसिफिक हीट जैसे बता रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग हियर। जैसे डेंसिटी वगैरह आपका फिक्स्ड है ना, वैसे स्पेसिफिक हीट तो हम लोग को पढ़ाना नहीं था, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो इट्स नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड विद द साइज एंड मास। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन, it is going to depend upon initial and final state of the system. Specific word इसमें use किया गया है, so there is difference between heat, specific heat क्योंकि हम पढ़ाई नहीं है, इससे आप catch नहीं कर पाए होगे. This is very much explain that it should be dependent upon initial and final state. ठीक है, इसके आगे हम लोग लगाते हैं डेल्टा सी। तो आपका ये पाथ फंक्शन ए हो गया। स्टेट फंक्शन चेक करो कौन आ जाएगा। स्टेट फंक्शन में बहुत सारे आ जाएंगे लोग सब। Yes. कौन कौन आ जाएंगे स्टेट फंक्शन में? इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी आ गया, Pressure. जी स्टेट फंक्शन में जी आ गया। फिर कौन सा आ गया? एंट्रोपी, डेल्टा, जिसको डेल्टा से आप इंडिकेट करते हो, ये आ गया। और प्रेशर भी आ गया। Specific हीट को हम लोग किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की कोशिश करेंगे, कहीं और भी यूज होगा वो। स्पेसिफिक हीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that is indicated by which part? First law. ये सिक्स्थ वाला फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. आप किसको बोलोगे? Sixth one you are going to say for what? C. Sixth वाला delta U is equal to Q. When are you going to say sixth one? जल्दी बताइए। ये डेल्टा E, रुक जाओ, डेल्टा E is equal to Q कब हो जाएगा बेटा? चेक करो, चेक कीजिए, डेल्टा E is equal to Q कब होगा? Ma'am, P external equals to 0 H. P external कहाँ दिया हुआ है? P external 0 होगा तो पूरा का पूरा वर्क आपका 0 हो गया बेटा, वो तो वैक्यूम हो गया। डेल्टा E, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो ना, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा V, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V हम लोग करते हैं ना, तो डेल्टा V आपका 0 हो गया, मतलब कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इट्स गोइंग टू बी B. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज C. ठीक है, देन वी आर हैविंग रिवर्सिबल प्रोसेस, किसको बोलिएगा?
रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज टेकन एज फॉर व्हाट? कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है? एट कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग रोक करके रखते हैं अभी, ठीक है? मतलब व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट उसको देखेंगे। फ्री एक्सपेंशन में क्या बोलोगे? फ्री एक्सपेंशन में H, डेल्टा H इज इक्वल टू Q कब आता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, ठीक है? व्हेन आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी Q? किस समय आपका Q होगा? जल्दी बता दो कब चांसेस हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तुमको याद है एंथैल्पी आया ही था किसके लिए? टू एक्सप्लेन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। याद आ रहा है कुछ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से लोग हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होंगे? which remains independent of mass and size of the system. कौन कौन से हो जाएंगे? Pressure. प्रेशर हो गया, और कौन हो गया? ए हीट भी, हीट एल मतलब ये, और स्पेसिफिक हीट भी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन आएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ये सारे के सारे हैं, एंट्रोपी वगैरह सब है एक्सटेंसिव में। G एंड K, इंटरनल एनर्जी भी आएगा और K भी आएगा। ये एक कॉपी में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए। बचा कौन सा? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा चीज यूज करोगे? J. which proceeds through a series of equilibrium state। जैसे रिवर्सिबल में क्या बताया था बेटा? आगे बढ़ता है, फिर पीछे पीछे आने की, आगे बढ़ा पीछे, फिर आगे पीछे, इस तरह का बार बार वो लगता है कि रुक जाएगा, बार बार वो लगेगा जैसे कि आगे जा रहा है, फिर से पीछे आ जाता है और लगेगा कि अब आगे जाएगा ही नहीं। मतलब इट हैज रिवर्सिबल टेंडेंसी एंड it can proceed through a series of equilibrium state। It means equilibrium state तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, but it seems like it's going to attain equilibrium state रुका हुआ जैसा दिखेगा। ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो यहां पर है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां आइए, हम आपको डिस्कस किए थे डेल्टा एस कब पॉजिटिव होता है। इस पे काफी एग्जाम्पल दिए थे ना कि जिधर डिसऑर्डरनेस बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। हमको ये बताओ, जब लिक्विड वेपराइज करेगा, when liquid is going to vaporize, it's going to make vapor, तब डेल्टा एस क्या होगा? Positive. Good. Reaction is non-spontaneous at all temperature and delta H is positive. Non-spontaneous कब होगा? डेल्टा H positive. Reaction is non-spontaneous, तो उस समय डेल्टा एस 0 होगा कि नेगेटिव होगा? क्या होगा? Negative. नेगेटिव। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यदि कोई भी रिवर्स कर जा रहा है यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है, रिवर्स जो करेगा, देखो क्या होता है, ये आगे बढ़ा, रिवर्स किया, और रिवर्सिबल वाले के साथ चांसेस क्या है कि अचानक से रियलाइजेशन जब होता है, जिसको जैसे कहते हैं ना, एक एटीट्यूड होता है बेटा, थित्थर वाली एटीट्यूड, कि वो अब सुनेगा नहीं। जैसे आप जब ग्रो कर रहे थे तो आप एकदम से पेरेंट्स की बात, मम्मी की बात, पापा की बात, रिलेटिव्स की बात, टीचर्स की बात खूब बढ़िया से सुनते थे। इट मीन्स यू वर प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग आपका प्रोग्रेस उस तरह से हो रहा था। फिर आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आए होगे तो आपका वो ना इग्नोर करने वाला, इधर से कान से सुना उधर से निकालने वाला चीज शुरू हो गया। टीचर की बात कौन सी क्लास से शुरू हुआ था? 6th स्टैंडर्ड से हुआ था या 8th स्टैंडर्ड से हुआ था? जल्दी बताओ। कोई नहीं बोलेगा, सबको एकदम अवार्ड लेना है। तो ये बता दो, किसी न किसी क्लास में आपका जरूर से हो गया हो कि ना तो आप टीचर की बात सुनेंगे, क्या हो जाएगा उससे? फर्क क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं थित्थर वाली एटीट्यूड। वही होता है रिवर्सिबल एंड अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, चेंज उसमें नजर नहीं आ रहा है उस इंसान में। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वाला स्टेट। तो वही बात बता रहे हैं कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पर डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 0। ये सारे स्लाइड्स आपके बढ़िया से लिखा जाने चाहिए कॉपी में,
इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। अब आइए यहाँ पर बेटा, पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं डेल्टा जी इज रिजल्टेंट ऑफ विच टू फैक्टर। डेल्टा जी बताया ना पिछले क्लास में, हमने आपको Yes, ma'am. एनर्जी Yes, ma'am. ठीक है। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? Negative. नेगेटिव, यानी कि कॉपी में लिखाया नहीं है, नहीं तो यू कुड हैव, एवरीबॉडी कुड हैव सेड। जो कॉपी में आप लोगों को लिखाया नहीं है, ये बात को समझिएगा। डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी। मतलब पिछला वाला वीडियो नहीं गया था क्या, हमने नहीं भेजा? एक तो साथ साथ कोशिश करो कि आप लिखने की कोशिश करो स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस। और इस केस में यदि डेल्टा एच का कुछ वैल्यू है, डेल्टा एस का कुछ वैल्यू है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तो क्या होगा इन तीनों में, ये बताओ। Non-spontaneous. Ma'am, C non-spontaneous at all temperatures. All temperature. दूसरा, डेल्टा जी इज पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, क्या Ma'am, A. A, non-spontaneous. डेल्टा जी इज नेगेटिव, Ma'am, B. Spontaneous at all temperatures. एकदम क्लियर है? Yes, ma'am. एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपर, ये आपको फॉर्मूला बताए थे कि एंट्रोपी चेंज जो है रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा चीज पर Q अपॉन T होता है। ये आपसे कुछ बात की है हम इस पर, एंड Q इज डेल्टा H बाई T करते हुए बात किया है हम लोगों ने। जो चेंज इन एंट्रोपी पे बात कर रहे थे, तो चेंज इन एंट्रोपी इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज Q बाई T। आप अपनी कॉपी पलट के देखो, एंट्रोपी के बारे में लिखा हुआ है कहीं पर, यदि आपने नोट्स लिखा है सही तो। एंट्रोपी के बारे में नोट्स लिखा हुआ है आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल करके बाय टी करते हुए लिखा हुआ है, जल्दी बता दीजिए। Yes, ma'am. मेरे में लिखा Yes, हुआ है। miss. आपने लिखा हुआ यानी कि लिखाया गया था, ठीक है। Yes, ma'am. डेल्टा एंड QP इज डेल्टा H बाई T। तो जब भी कोई प्रोसेस चेंज होता है, फॉर एग्जांपल लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैस, इसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। ट्रांजिशन जब होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं। सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड। तो इस दौरान ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड होना, तो लिक्विड का चांसेस है कि लिक्विड जी भी सॉलिड हो जाएंगे, चांसेस है कि गैस भी लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ के केस में जो भी चेंज आएगा, दैट चेंज इज बेसिकली डेल्टा H बाई T। वो डिसऑर्डरनेस जो भी होगा, इट्स गोइंग टू बी डेल्टा H। जो भी हीट एनर्जी उस समय रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज योर चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन ये यूज तभी होता है जिस प्रोसेस में टेंडेंसी है कि वो रिवर्स करे। जैसे लिक्विड से आप गैस ले जा रहे हो, तो आपका सॉलिड से लिक्विड भी जा सकता है, लिक्विड में ये चांस है ना। तो वहां पर ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि दिस हैज गॉट चांस टू गेट रिवर्स। वहां पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपसे पूछा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, क्या बोलिएगा? Ma'am, D. D? Delta H web. ये अभी हम नहीं बताए K फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको छोड़ देते हैं अभी, बाद में तुक्का लगा लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट Lowest entropy. lowest entropy. Delta U means delta energy, a change in internal energy. Adiabatic expansion of ideal gas decreases. ठीक है, ये हो गया। अब K for spontaneous process always positive, लेकिन ये हम अभी आपको बताए नहीं, इसलिए हम आपसे कुछ वैसे एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, वो हमने नहीं बताया अभी। अब बेटा assert reason वाला क्वेश्चन देखिए। A liquid crystallizes into solid and is accompanied by decrease in entropy. ठीक है, a liquid crystallizes into solid and is accompanied by decrease in entropy. आपको हम बताए थे ना कि लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है, इसका डिसऑर्डरनेस घट जाता है। तो ये डिसऑर्डरनेस घटता है कि नहीं?
कोई Yes, चीज ma'am. लिक्विड, जैसे वही बता रहे हैं ना कि बच्चे दौड़ रहे हैं ग्राउंड पर, चाहे कुछ भी एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, वहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। वैसे लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल दैट इज इन डिसऑर्डर्ड वे, जैसे वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फॉर्म। तो लिक्विड crystallizes into a solid and is accompanied by decrease in entropy. Is it correct or not? एसर्ट रीजन क्या होता है? एसर्ट में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उसके बाद वो लोग रीजन भी देते हैं। आज से जिसमें हम लोग स्टूडेंट थे, तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन इसी स्टाइल में हुआ करता। अब नीट से हटा दिया है एंड उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हटा करके अब सीबीएसई में डाल दिया है पिछले 2 साल। लिक्विड क्रिस्टलाइजेस, ये एसर्ट है, यानी कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब आपको पता करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। रीजन, इन क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर्ड मैनर। तो क्या इसका रीजन ये है? इन चारों में सोच के बताओ। बोथ A and R are true and R is a correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. आपको क्या लगता है चारों में क्या बात है? First one. First, One. correct? ठीक है? Yes, ma'am. रेफ्रिजरेटर में आइए। रेफ्रिजरेटर में बेटा आइस बंद है, आइस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट? आपसे पूछ रहा है, देखिए, एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन डेल्टा S is equal to Q reversible by T. When water freezes in glass beaker, when water freezes in glass beaker, choose the correct statement amongst the following. When water freezes in glass beaker, choose the correct statement amongst the following. क्या सही है? Option C. Choose the correct statement amongst the following. इस समय, जिस समय आप फ्रिज के अंदर water is supposed to get converted into ice, this is system, right? तो आपको क्या लगता है कि किसका एंट्रोपी बढ़ेगा और किसका घटेगा, ये क्या होगा? इसको पढ़ के बताओ। रेफ्रिजरेटर इज सिस्टम, ठीक है? और जो बाहर है फ्रिज के अगल बगल, तुम सट करके देखना जाकर के, कभी हीट आपको महसूस होगा, यानी कि वहां डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। अब हमको बताओ कि कौन सूट कर रहा है यहाँ पर? Ma'am, C. Ma'am, C. Very good, very good. Everybody can see it here. Yes, ma'am. Why did he say C? And ये A हम टिक किए थे, कोई उससे डिरेल नहीं हुआ। अच्छा है। सिस्टम डिक्रीजेस बट सराउंडिंग इंक्रीजेस। हमने क्या बोला? फ्रिज के बगल में जाके सट के बेटा देखो, वहां पर आपको गर्म जैसा लगेगा। इसका मतलब कि उस सराउंडिंग में एंट्रोपी बढ़ रहा है। सिस्टम में घटा है, सराउंडिंग में बढ़ रहा है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? आंसर विल गो एज सी। ये क्यों नहीं ले सकते? फर्स्ट वाला क्यों नहीं ले सकते? Ma'am, surrounding remains the सराउंडिंग रिमेन्स द सेम नहीं होगा ना। सराउंडिंग में आपको हमने क्या बोला कि फ्रिज में ठंडा होता है जब भी, तो आपका बाहर में हीट निकल रहा है, एसी ठंडा कर रहा है रूम, एसी के पीछे जाकर के खड़े होकर के देखना जरा सा कैसा फीलिंग आ रहा है। वहां डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, सराउंडिंग में डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो दिस इज योर आंसर, ठीक है? हाँ, what is the conditions for spontaneity in terms of free energy change? बेटा क्या कंडीशन? फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी, क्या होना चाहिए? डेल्टा जी शुड बी व्हाट? नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज द कंडीशन? विल से डिक्रीज ठीक है? What is the condition for spontaneity in terms of free energy change? It's going to say here delta G should be negative. ठीक है?
कोई प्रॉब्लम नहीं? No, ma'am. No, ma'am. ये आपको पता है डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. And how do you define free energy? Free energy of a system is the capacity to do work. एक बात सुन लीजिए बेटा, डेल्टा G के बारे में ये भी how our internal energy change, free energy change and entropy change are related to each other. Delta G is equal to, this is free energy, delta H minus T delta S. तुम्हारा शुरुआत में ही हम बताए थे बेटा, हम आज से वो संडे वाली क्लास थी या पता नहीं किस दिन क्लास था, आपको हम बहुत सिखाने की कोशिश कर रहे थे. इट इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के लिए हम माइनस साइन डाला गया. दिस इज योर एनर्जी फैक्टर एंड दिस इज योर डिसऑर्डरनेस फैक्टर. ठीक है? यहां पर आपको हम थोड़ा सा और बात करेंगे डेल्टा जी के बारे में. डेल्टा जी फर्स्ट पॉइंट, यदि ये इसके बारे में कहा गया कि इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स. और स्पॉन्टेनिटी के लिए, फॉर स्पॉन्टेनिटी यानी कि कोई रिएक्शन, तुम्हारी भी लाइफ जो आगे बढ़ती जा रही है, आपको मालूम है कि वो लाइफ आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बकायदा रिएक्शन हो रहा है. और हर एक रिएक्शन दुनिया जहान में जहां भी केमिकल रिएक्शन है वो तभी आगे बढ़ेगा जब वहां पर एनर्जी रिलीज होगा. एनर्जी रिलीज होगा तभी आगे बढ़ेगा. ये बार बार कहा जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी आगे बढ़ सकता है आराम से जब वहां पर एनर्जी रिलीज हो. इट मीन्स देयर शुड बी रिलीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा रिलीज होने से. P is less than gives free energy of reactant, जिसकी वजह से आप लोग अपना सब अच्छा दिमाग लगा करके सुनोगे कि ये डेल्टा जी का वैल्यू क्या आना चाहिए. इट शुड बी नेगेटिव. और स्पॉन्टेनिटी, फिलोसफिकली भी कहा जाता है कि बेटा जब तक अपने आप को थकाओगे नहीं ना किसी भी चीज में काम करते हुए, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो. फिलोसफी भी यही बात कहता है. थकाओ का मतलब है कि वो दिखना चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि आप कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हो. यानी कि रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि आप कितने टायर्ड हो रहे हो, थक गए. ये वर्ड जब बोला जाता है ना, जब हम तुम्हारे से पूछेंगे कि अच्छा बेटा ये बता दो कि थक गए, सोते सोते नहीं, पढ़ते पढ़ते, एक्सरसाइज करते करते या कोई काम करते करते थक गए, तो उस समय डेल्टा जी आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ. ठीक है? एनर्जी रिलीज हुआ है और आपका वो स्टेटस को केमिस्ट्री के हिसाब से अच्छा माना जाता है. सो के थक गए उसको अच्छा नहीं माना जाता है. जो एक्सरसाइज करके थका है या फिर काम करके थका है, क्योंकि वो चीज जो जिस चीज को करते हुए थका है ना, वो काम बहुत इफेक्टिव होता है. डेल्टा जी के बारे में इतनी पॉइंट हम बता दिए. थर्ड पॉइंट कहता है डेल्टा जी का, थर्ड पॉइंट वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन. मीन्स इसको क्या मीनिंग क्या है? रिलीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी of gives free energy is maximum work done. Maximum work done by the system. Maximum work done. और आप जान लीजिए, आप अभी मोबाइल यूज कर रहे हो, उसके अंदर बैटरी है. बैटरी जी क्या कर रहे हैं? बैटरी जी काम कैसे करते हैं? उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल अंदर, और लगातार वो एनर्जी रिलीज कर रहा है. और एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वही आपका कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और बहुत सारी चीजों में. दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म, जो कहते हैं जिससे कि काम हो रहा है. अभी तुम थोड़ी देर के लिए देखो, लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं बेटा, उसका बैटरी काम कर रहा है.
एयरपॉड यूज कर रहे हैं उसका बैटरी काम कर रहा है, तुम लोग मोबाइल यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो उसका बैटरी काम कर रहे हैं. मतलब एवरीवेयर केमिकल रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन, एंड रिएक्शन के दौरान वो जो एनर्जी रिलीज करता है, दैट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम वर्क डन. ये बात समझ में आ रही कि जितने वैल्यू एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जो प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट के एनर्जी में जो गैप आया है, दैट इज कॉल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी. प्रोडक्ट बना उसकी अपनी एनर्जी है, रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी है, जो गैप बना वो हुआ आपका रिलीज ऑफ एनर्जी. वो रिलीज ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम वर्क. सो इट इज ऑलवेज सेड कि जितना एनर्जी रिलीज होगा वो ज्यादा वर्क में कन्वर्ट होगा. एक एक्सप्रेशन है जो कि हमको पढ़ाना नहीं है अभी आपको, 12th के लिए है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E0 E सेल. ये बेटा अभी 12th में आएगा कि जो बैटरी काम कर रहा है, बैटरी से कितना वर्क हो रहा है वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसको हटा दिया गया है. इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट इस पे क्या है कि जिस समय रिएक्शन चलता रहता है, अब वो एक, तो उस केस में ये देखा गया है कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो भी एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी है रिलीज होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 यहां के केस में क्या हम लोग लिख सकते हैं ये फॉर्मूला 2.303. किसी को ध्यान है कि कौन सी फॉर्मूला के साथ हम लोग चल सकते हैं? रुक जाइए, इसको अभी नहीं यूज करेंगे, इसको नहीं, पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इस पर कर लें तब आते हैं. ये यहां तक डेल्टा जी पर एक, ये जो अभी पॉइंट आपको निगेटिव वाले पे बताएं, पहले उसको और समझा दें, उस पर थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें. यहां आइए, Why standard entropy of an elementary substance is not zero? ये हम लोग पिछले क्लास में बात किए हैं क्या? एलिमेंट्री सब्सटेंस का एंट्रोपी जीरो क्यों नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज जीरो. मतलब कि डेल्टा HF Cl2 वगैरह का जीरो रखा जाता है, जबकि इसका एंट्रोपी जीरो नहीं होता है. तो आप सीधे यहां पर बोलिएगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड, दिस इज कैलकुलेटेड. इसमें हम बोलेंगे दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कांस्टेंट, दिस इज नेचुरल constituent particle, this is natural constituent particle. कौन नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? ये सब, इसको हम किसी से बना ही नहीं सकते, वो नेचर में वैसे ही एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज योर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. एंड इस वाले केस में एंट्रोपी तो हर जगह पे, हर एक मॉलिक्यूल्स पर एंट्रोपी इज इट्स इंटरनल डिसऑर्डरनेस. वो तो जो भी मॉलिक्यूल्स एक्टिव है सब में डिसऑर्डरनेस होगा. तो इसके बारे में केवल बोलिए कि दिस इज नेचुरल, दिस कैन नॉट बी मेड फ्रॉम एनीथिंग, दैट्स व्हाई इट इज जीरो. जबकि एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस आपका जीरो नहीं होता है, बिकॉज इट इज हैविंग, इट कंटेन, इट शोज डिसऑर्डरनेस. ठीक है, ये हमको और बताना है आपको. इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे दूसरे स्लाइड्स में आके, बताते हैं इसको. For an isolated system, delta E is equal to 0 and what will be delta S? आपसे ये NCERT का क्वेश्चन है. आइसोलेटेड सिस्टम, पूरे इस स्लाइड्स में जितना भी है ना NCERT के क्वेश्चंस लिए हुए हैं. डेल्टा E is equal to 0. What will be delta S? तो सभी को पता है कि डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S, एंड डेल्टा H की जगह पे हम लोग लिखते हैं डेल्टा E प्लस ये P डेल्टा V. ये डेरिवेशन कर चुके हैं हम लोग. डेल्टा H is equal to डेल्टा E प्लस P डेल्टा V माइनस T डेल्टा S. यदि आपका डेल्टा E 0 होगा,
मतलब दिस इज गोइंग टू बी 0। तो इस फैक्टर पर हावी होने के लिए और इसको नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एस बहुत ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। आपको लग रहा है मैथमेटिकली सोचो तो, यदि एक वैल्यू 0 हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 0, ये यदि 0 हो गया तो ये प्लस साइन है, प्लस पी डेल्टा वी, इसके ऊपर मैथमेटिकली इसके ऊपर वैल्यू को बढ़ा, इस पे हावी होने के लिए, जस्ट टू मेक डेल्टा जी मोर नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, स्पॉन्टेनिटी आगे बढ़ने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, इसको और नेगेटिव करने के लिए आपका डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ज्यादा 0 होना चाहिए, मोर पॉजिटिव होना चाहिए, so that it can make delta G more negative. ठीक है? It can make delta G more negative. ये बताना, out of diamond and graphite which has greater entropy. Out of diamond, graphite. छितराया हुआ कौन है? छितराया हुआ कौन है? ग्रेफाइट। छितराया मतलब समझ रहे हो? जिसको तुम डिसऑर्डर्ड कौन रहता है ज्यादा? ग्रेफाइट। डायमंड तो एकदम से हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो आप बोलेगा एंट्रोपी किसका ज्यादा है? ग्रेफाइट का। एक हम आपको बताए नहीं है, ये मतलब लॉन्ग रन में आपको फायदा, जब जिसमें थर्मोडायनेमिक्स 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तो बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था, रॉ एग को जब बॉइल्ड एग में ले जाया गया, तो तुमको क्या लगता है एंट्रोपी क्या हुआ? रॉ एग, कच्चा अंडा को बॉइल्ड एग में ले जाया गया, तो तुमको क्या लगता है एंट्रोपी क्या हुआ होगा? डिसऑर्डरनेस चेंज क्या हो गया होगा? पॉजिटिव हुआ होगा कि नेगेटिव हुआ होगा या 0 हुआ होगा? क्या लगता है मैम? पॉजिटिव हुआ होगा। क्या लगता है क्यों पॉजिटिव? वो रॉ कच्चा रहता है तो थोड़ा हार्ड रहता है, हार्ड रहता है। ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही। तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? मैम है तो नॉन वेजिटेरियन, लेकिन बहुत टाइम से खाए नहीं है। अच्छा बेटा, अंडा अंडा अंडा, ये लॉजिक से तो हम सोचे, हमको लगा कि पढ़ के इधर उधर पढ़े होगे तो अच्छी लॉजिक दे रहे हो, लेकिन और लोग भी जरा बोल सकते हो, सब लोग कॉन्फिडेंटली, यदि हिंदी, इंग्लिश, मगही, भोजपुरी जो भी आता है, जरा सा बताने की कोशिश कीजिए कि अंडे जी की शक्ल कैसी रहती है। वो जमा हुआ दिखता है आपको, किसको तोड़ने पे, किसके छिलके को हटाने पे गिरेगा नहीं। अंडा तोड़ करके जरा देखना क्या सीन है। कच्चा अंडा तोड़ो तो पिटाई लगेगी, पिटाई लगेगी। Boiled. Raw egg is more critical. Critical in what sense? Ma'am, it can break easily. It can, वो बह जाएगा ना बेटा, लिक्विड होगा ना। Yes, ma'am, that's what I said. और बॉइल्ड एग लिक्विड नहीं रहेगा ना, उसका यदि वो टूट भी जाएगा आपका, तो जमा हुआ रहता है। तो Yes, देखने लुक वाइज तो आपको बॉइल्ड एग क्या होना चाहिए? लगाओ दिमाग जी, बॉइल्ड एग क्या होनी चाहिए? उसका डिसऑर्डरनेस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए दिखने में? कम होना चाहिए। कम। कम होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, लुक वाइज, क्योंकि जमा हुआ दिखता है ना, दैट इज विजिबल एज जमा हुआ, राइट? समझ में आ रही है बात? लेकिन सच्चाई कुछ और है। खाले में क्या सच्चाई? तुम लोगों ने, कितने लोगों ने ये डीनेचरेशन पढ़ा है बायो में? और प्रोटीन, एग एग्जैक्टली, व्हाई डू यू टेक एग हियर? आप अंडे कोई भी क्यों खाते हैं? प्रोटीन्स के लिए। मिल्क क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए, मतलब मेन क्वांटिटी दैट इज प्रोटीन। जब आप इसको बॉईल करते हो बेटा ना, व्हेन यू बॉईल इट, इट्स गोइंग टू सॉलिडिफाई, लगता है ऐसा, लेकिन सच्चाई यही है कि रॉ एग इज पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स। पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसे तुम रबर वगैरह इमेजिन करो, वैसा है। कच्चे अंडे में, कोई कच्चा अंडा कोई खाता है तो पूरा सोचो कि पॉलीमर का पूरा मास उसके बॉडी में जाता है। और रॉ एग इस उन्हीं लोगों को खिलाया जाता है जो थोड़े से कमजोर होते हैं। सपोज करो कोई उस तरह की बीमारी होगी, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह,
तो उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है रॉ एग एंड अंडा दूध मिला करके खाने के लिए, या जिसको बॉडी बनानी है, जिसको बॉडी काफी बनाना है, 6 पैक 8 पैक जो वॉट एवर इट इज, जो भी 6 पैक से ज्यादा नहीं होता है ना शायद, तो जो बनाना है, तो उन लोगों को कहा जाता है कि कच्चा अंडा लेने के लिए टू गेन दैट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पॉलीमर्स जाता है। नॉर्मल आदमी जैसे तुम लोग तो पचा लोगे, हम लोग यदि खाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पचा नहीं, वॉमिटिंग हो जाएगी, नहीं पचेगा। ठीक है, तो बिकॉज दैट इज द प्रोटीन एंड इट्स डेंजरस ऑल्सो। आज के डेट में रिसर्च आ रहा है तो ये कह रहा है कि ये कैंसर सेल को बढ़ावा देता है बढ़ने में। तो रॉ ये इस तरह का प्रोटीन आपका अंडे में रॉ फॉर्म में होगा, मिल्क में होता है, एंड रेड मीट जो मटन आप खाते हो उसमें होता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन्स पॉलीमर्स फॉर्म में होते हैं। जब हम इसको बॉईल करते हैं ना, तो ऑल दीज प्रोटीन्स आर ब्रेकिंग, ये ब्रेक करता है, ऐसे करके छितरा जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स दैट्स ब्रेकिंग, एंड वो प्रोटीन ब्रेक किया हुआ रहेगा, इसका मतलब कि इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। सो व्हेन यू हैव टू आंसर, तो आपको लुक वाइज बोलोगे कि डेल्टा एस नेगेटिव है, लेकिन इनसाइड स्टोरी इज व्हाट, protein gets denatured, proteins are, number of protein pieces are going to be formed. That's why it is called, we say delta S is positive. Did you get here? Yes, ma'am. इससे और Yes, ma'am. एक बात खुल करके आपको बता रहे हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जो ये कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि आपका प्रोटीन इंटेक कम होना चाहिए, उतना ही प्रोटीन होना चाहिए जिसको आप पचा सको, मतलब यू कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म। देखो, सब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज बैड, एक्सेस ऑफ फैट्स यू विल से, सब चीज बुरा है, सारा कुछ बुरा है। लेकिन प्रोटीन्स के बारे में आजकल रिसर्च उस एंगल से चल रहा है कि कहीं यही कैंसरस सेल को बढ़ावा तो नहीं देता है। होता है क्या है कि हम लोग खाए खाए चले जा रहे हैं, केवल ना तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। पहले आदमी लोग एक एक ग्लास कच्चा दूध या कुछ बड़े बड़े ग्लास में से पीते थे ना, और रेगुलर मटन वगैरह, चिकन वगैरह, देखो पहले पुराने जमाने में बहुत फैशन नहीं था, पूरे क्या उसको बोलोगे, मटन ही हुआ करता था पहले। तो उसके पीछे वजह क्या था कि वो लोग खाते थे ना, उसके बाद 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर वो लोग वॉक करते थे, शौकिया वॉक नहीं, उनके लिए वो नेसेसिटी था। गांव से निकले, वो उनको सड़क पे भी जाना होता था तो 3 किलोमीटर चल के जाना होता था पुराने जमाने में। और अभी भी गांव वाली लाइफ में थोड़ा सा है, चलना ज्यादा है, आज के डेट में भी वहां वॉक करना होता है बहुत ज्यादा। तो उससे ना वो डाइजेस्ट हो जाता था, मतलब इट वाज गेटिंग मेटाबॉलिज्म उसके फास्ट होते थे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता था, जिसकी वजह से आपको वो हार्म नहीं करता था। यदि किसी ने कच्चे अंडा कच्चे दूध वगैरह पिया तो वो बॉडी में शरीर में लगती थी। अब क्या है ना कि वो आप उसको प्रोटीन को तभी, जब तक आप ये नहीं कन्वर्ट नहीं कराइएगा, आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। तो ये हम जानबूझ के जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आप अवेयर होइए अपने खाने पीने का स्टाइल को, और देखना है कि जो भी हम खा रहे हैं ना, दैट हैज टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, नहीं तो आपको शरीर में कहीं ना कहीं हार्म करता है। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि यदि बहुत कुछ एक्सटर्नल नया नया चीज खाते हो तो एटलीस्ट ट्राई टू ड्रिंक मैक्सिमम वाटर, और कोशिश करो कि हम कितना वॉक कर सके। ये चीज, ये आपके हेल्थ को ठीक रखेगा, नहीं तो ओबेसिटी के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कमजोर बनाता है, ये सारी चीजें कमजोर बनाता है। और आपको एक तो डाइजेस्ट, नॉर्मल आदमी को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है बॉयल, तो इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको और पढ़ने का दिल करेगा तो साइट वाइट पे जाकर के पढ़ोगे, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज 0, तो ये 0 केल्विन पे बोलेगा। अब बेटा एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कंडीशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन डेल्टा एच, मैथमेटिकल सेंस लगाना यहाँ पर जरा सा, विल पुट योर मैथमेटिकल सेंस नाउ, डेल्टा एच इज नेगेटिव, और बोल देगा कि एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है।
and delta S is positive. तो आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी डेल्टा जी? डेल्टा जी क्या होनी चाहिए? डेल्टा Negative. नेगेटिव, Negative. is positive, what should be delta G? Exact. Delta G should be negative. सही है? When delta H is negative, delta S is positive, delta G should be negative. कैसे पता चला? ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों का सम कीजिएगा तो नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव. सेकेंड, डेल्टा एच आपको सेकेंड कंडीशन दे रहे हैं, when delta H is negative and delta S is negative, तब क्या होगा? And there will be two conditions. वाह, ये बताएं हम आपको क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, previous class. तो And at low temperature, delta G will be negative and the process will be spontaneous. And at high temperature, delta G will be positive and the process will be non-spontaneous. अरे वाह रे बच्चा, वाह रे बच्चा, वाह रे. और लोग सब Yes, चुपचाप ma'am, you have told us in the acid in the previous lecture. और सब लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए. ये क्या मजाल की आंसर दे दे. ये तुम जान लो कि ये एडवांस वगैरह का क्वेश्चन होता है, और ये इसमें ऐसे वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव. वहां पर आपको केस दे देगा जिसमें कि तो आपको खुद कैच करना है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है. डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज क्या? Positive. पॉजिटिव. तब क्या होगा? यहाँ भी लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ये पॉजिटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव. तब आपको बताना होगा कि एट हाई टेम्परेचर, यहाँ भी दो कंडीशन होंगे. एट हाई टेम्परेचर delta G is negative and at low temperature delta G is positive. Positive. चौथा condition, when delta H is positive and delta S is also positive, delta G is going to be positive. So this is 100% non-spontaneous. ठीक है. तो यहाँ के केस में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कंडीशन आपका हो गया, ये जो हम लोग उठाए थे, इस पर थोड़ा सा बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एकदम से हर स्लाइड्स को आप लिखे जा करके. ये हम लोग कर चुके थे, ये भी किया हुआ है ना. एट व्हाट टेम्परेचर इट्स गोइंग टू बी, ये वाला हमको याद है कि आपके साथ हमने किया था. Yes, ma'am. ग्रेटर देन डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन 0. सभी किए हुए हैं. अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग. डेल्टा ई नॉट दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन. डेल्टा एस नॉट इज -44.1 joules per Kelvin. Calculate delta G naught for this reaction and predict whether the reactions. ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी बुक का. ये डेल्टा ई नॉट है, तो आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. ठीक है. इस केस में आपको ये बतानी है कि एग्जैक्टली डेल्टा जी क्या इंडिकेशन, क्या वैल्यू आ रहा है जिससे कि आपको पता चले कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. तो डेल्टा एच तो दिया नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. Everybody knows that delta H is equal to delta E plus delta P delta V. ये सबको मालूम है. ठीक है. तो यहाँ के केस में
ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे। लेकिन पी डेल्टा वी तो है ही नहीं, दूसरा भी तो हमारे पास साइन था, मतलब ये डेटा तो दिया नहीं हुआ है, ये भी तो साइन है हमारे पास, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ के केस में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस दिया हुआ है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा बेटा, ये जूल्स पर केल्विन है एंड दिस इज किलो जूल। तो ये -10.5 प्लस इस इक्वेशन में ये गैस है, डेल्टा एन जी निकालना आता है ना, डेल्टा एन जी क्या होगा ये बता दो जरा सा। दिस इज 2 एंड दिस इज 2 + 1 3, 2 - 3 -1 -1. R का वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन इंटू 10⁻³ करना होगा। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट लिखा हुआ है, ई नॉट, इसका मतलब दिस इज 298 केल्विन। 298 इंटू डेल्टा एस 44.1, समझ रहे हो, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जूल्स पर केल्विन पे दिया हुआ है, तो इसको इंटू 10⁻³ कर लीजिएगा। डेल्टा जी का जो भी साइन आएगा इसका कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको हम दे दिए, इसके वैल्यू पॉजिटिव आएंगे एंड प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आप क्वेश्चन जरूर से कीजिएगा बिकॉज एनसीईआरटी आपके स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में आएंगे। मैम एक क्वेश्चन पूछते हैं। बोलिए बेटा। मैम वो जो क्वेश्चन था कि एट व्हाट टेम्परेचर एंट्रोपी विल बी 0, तो मैम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम थोड़ा स्किप कर गए वहां पर, नोटिस किया, हम आज स्किप कर गए बिकॉज दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बताया ना। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट ही है कि ये एक इमेजिनेशन है कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर पूरा का पूरा यूनिवर्स फ्रीज कर जाएगा और डिसऑर्डरनेस 0 होगा एंड दैट इज 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0। ये एक इमेजिनेशन है क्योंकि किसी ने तो यूनिवर्स को फ्रीज होते हुए देखा नहीं है, कहते हैं कि सारा चीज फ्रीज कर जाएगा, सो डिसऑर्डरनेस इज गोइंग टू बी 0 ओवर देयर। ये थर्ड लॉ का जो कि अपनी तरफ से इस लॉजिक को कन्विंस कराने के लिए कोशिश कर रहा है, ये हमारे ही टाइम से। तुम सोचो कि किसी किसी एरिया में रिसर्च बिल्कुल नहीं हुआ है। जब आई वाज स्टूडेंट आई वाज रेक्टिफाइंग सेम, उस समय तो ज्यादा वॉल्यूम था पढ़ने का, आई वाज जस्ट ये सेम पढ़ रहे थे, आज भी हम अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। और तुम बोलोगे कि मैं अपने ग्रेजुएशन एमएससी में कुछ पढ़ा था उसके बारे में, तो उसके बारे में वहां भी हम नहीं पढ़े थे क्योंकि डिस्कवरी हुआ ही नहीं है उस पर, उस एंगल से, समझ रहे हो। अभी हो गया होगा, फिजिक्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में थोड़े से कुछ अच्छे से दिए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ हुआ होगा। लेकिन मेरे टाइम में ग्रेजुएशन मास्टर तक नहीं हुआ था मेरा, और आज के डेट में यदि थोड़ा भी कुछ हुआ रहता तो आज के डेट में हम लोग को पढ़ाने का आपको मौका मिलता। तो आई एम टीचिंग सेम थिंग विच वॉज देयर इन लाइक आवर टाइम। आई एम ऑल्सो सीबीएसई स्टूडेंट, तो उस जो हमारे टाइम में था उसी चीज को हम पढ़ा रहे। तो वो आपसे थर्ड लॉ यही बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है फ्रीज कर जाएगा, या उसके कोई एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी नहीं होंगे एट 0 केल्विन, व्हिच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। समझ रहे हो? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि S = Q/T होता है, और अगर T 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइन कर उसी को अलग अलग, वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। डेल्टा इज इक्वल टू Q/T जो बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस एनीथिंग व्हिच इज रिवर्सिबल। यहाँ पर बात कर रहे हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है? इररिवर्सिबल। थोड़ा सोचो तुम लोगों से हमने शेयर किया था 2020 में क्या क्या हुआ है। डिड आई शेयर? नो मैम। नो मैम। झूठ मत बोलो, शेयर जरूर किया होगा। सभी सारे हम अपने बैचेस में किए थे। आप लोग को नहीं किए? 2020 में क्या क्या हुआ है? नो मैम। No, ma'am. देखना, चाइना बाबा ने कंप्यूटर का स्पीड 1000 टाइम्स बढ़ा दिया, वो ऐसा कुछ डिस्कवर किया।
तो कोरोना ही केवल डिस्कवर नहीं किया था उसने और चीज भी किया है। हम अब बहुत इंटरेस्टिंग है, आई विल बी शेयरिंग। लगता है कैसे छूट गया है, आई डोंट नो। उसे 1 जनवरी को या शेयरिंग 1 और 2 को कुछ कर रहे थे, कुछ लगता है कि मिस हुआ होगा, कैसे नहीं बताए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और कुछ बात आप लोगों को फिजिक्स टीचर या केमिस्ट्री टीचर कुछ बेटा आपके दिमाग में डालते हैं, जिसको साइंस से इंटरेस्ट है, थोड़ा उसको ना सोचो। और आज के डेट में तो हम सोच रहे हैं कि ये जो आपका नया जनरेशन जो है, इतना गूगल बाबा जिंदाबाद, कि आपको एक बात हम कुछ छेड़ते हैं, जैसे अंडे वाला ही बात, प्रोटीन्स पे बात किए, तो फाइंड आउट करो ना, बहुत मिलेगा वेराइटीज में। एंड आपका भी स्पेस खाली है, मतलब हार्ड डिस्क खाली है अभी, तो दिमाग में और कुछ ले सकते हो वो सब चीजें। यहां से बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, डेल्टा जी, और फिनिश करेंगे चैप्टर को। चैप्टर विल बी फिनिश्ड, हमको आज ही ये वाली कर लेनी चाहिए थी, बट आई विल बी टेकिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। इस पर लॉग की एंट्री होगी आपकी, बस थोड़ा सा है। एंड नेक्स्ट विल बी कंप्लीटिंग। Ma'am, after this, you have said that you'll start organic. इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना है आपको? किसी के स्कूल में ऑर्गेनिक शुरू हो गया क्या?